हाय गाइस, आज हम चैप्टर नंबर 8 डिविडेंड पे केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी ऑन योर स्क्रीन। चल बेटा पढ़ो। हाँ, आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है पढ़ने में, आप थोड़ा ध्यान चाहे उधर देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। चलिए चलो, इस बार तय लगेगी, पढ़ो। अरे भाई, तुम साथ में मिठाई खा रहे हो और उसके साथ में क्या पढ़ रहे हो? हाँ हाँ हाँ, चलिए। were meeting again in the month of May 2021 for the discussion of two important issues, which had a direct relation to the ensuing annual general meeting. ensuing means जो होने वाली AGM है, और जो कि स्केड्यूल्ड है 30 सितंबर को। The first agenda was related to the authentication of FS. Financial statement, and the second one was in connection with dividend. Although the first item in the agenda did not take much time and necessary board resolution was passed, the second agenda was a matter of concern for the directors. तो पहले पैरे से मैं दिख रहा है थोड़ा नॉर्मल सा है, इसके ऊपर कोई प्रश्न बनेगा नहीं, तो अगला पढ़ना ही चाहिए। Miss Sunita, one of the directors, proposed that since the company had not made any profit during the year, it would not be appropriate to declare any dividend for the financial year 2016. However, all the other directors felt that last year rate of dividend स्टिल हमें देना चाहिए should be maintained and the same should at least be paid this year to keep the shareholders happy. Ms. Sunita again objected by saying that the legal provision as advised under section 123 of the Companies Act 2013 clearly states that dividend by a company for any financial year should be paid or declared out of profit of the company of that year. And since there was no profit there was no legal compulsion. तो प्रॉफिट नहीं है तो लीगल कंपल्शन तो कोई है नहीं, लेकिन आप सारे जानते हो इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या लॉसेस हैं, तो हम कहां से दे सकते हैं? पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से। याद है रूल 3 की 3 कंडीशन? किसको याद है तो सुनाओ। हाँ, मैक्सिमम रेट कितना होगा? पिछले 3 साल का एवरेज। सेकंड, विड्रॉ 10% किसका? पीयूसी प्लस फ्री रिजर्व्स का। तीसरा, बैलेंस रह जाना चाहिए 15%। शाबाश, चलिए। She strongly contended that paying dividend was a matter of financial choice by the board of directors. नो डाउट, आप सारे जानते हैं डिविडेंड किसकी डिस्क्रिप्शन है? डायरेक्टर्स की। इवन प्रॉफिट हो तो देना जरूरी नहीं है। The board should take an informed decision. The priority for the board is to ensure that cash flow is maintained first and then the happiness of the shareholders is considered. तो देखिए, इसके ऊपर पूरी संभावना बनती है प्रश्न होगा ही होगा। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। Which of the following is the correct statement relating to the source for payment of dividend? सोर्स फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात कर रहा है। तो पहली बात बताइए, 123 में हम सोर्सेस पढ़ते हैं, क्या क्या है? पहला, सबसे पहले करंट ईयर प्रॉफिट, पास्ट ईयर प्रॉफिट और बोथ मनी गारंटेड बाय गवर्नमेंट, राइट। और फिर क्या आता है कि आपके बेटा रिजर्व्स में से निकालना। ऑब्वियसली बेटा प्रॉफिट कब लेना है? आफ्टर डेप्रिसिएशन लेना है। मैं आपको यहां शो भी कर देता हूं, अगर गलती से थोड़ा बहुत लो आप भूल रहे हो, क्योंकि मैं यही कहता हूं जब आप तैयारी करते हैं प्लीज आपके हैंड रिटन नोट्स की यही ब्यूटी है कि एक पेज में जितने भी रिलेटेड कंसेप्ट है मैं सारे लिख के देता हूं, ठीक है। तो सोर्सेस आपने यही पढ़े हुए, देखिए करंट ईयर प्रॉफिट, पास्ट ईयर, और कैसे लेने थे? आफ्टर डेप्रिसिएशन, और नहीं लेना था वो अनरियलाइज्ड नोशनल वगैरह, ठीक है। गारंटेड आ गया, इनएडिक्वेटेड या लॉसेस हैं तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। तो जो 3 कंडीशंस अभी आपने बता दी थी, राइट। और बैलेंस वही जो आपने 15% बताया था। ठीक है, तो आपसे सोर्सेस पूछा, ऑप्शंस आपके सामने हैं, पढ़ो जी पहले। देखा जाए बिल्कुल क्या कह रहा है?
सही कह रहा है गलत कह रहा है, पहले तो ये बताओ। हाँ, क्यों गलत है? यस, ओनली तो होता ही नहीं, पिछले साल का भी हो सकता है। चलिए, Profits of the company of that year arrived at after providing the depreciation or for any previous year or years after providing the for depreciation or through any reserve. अवेलेबल, क्या कहते हो? सही है या कुछ गलत है इसमें? हाँ, जवाब तो दो यार, आप लोगों के लिए मैं करवा रहा हूं। मेरे मासूम बच्चे, रिवैल्यूएशन वाला तो लेना नहीं है ना बेटा। क्या लिखा है? एनी। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि सर मेरे को दिक्कत कौन से वर्ड में? बच्चा कह रहा है सर इसमें दिक्कत है, क्योंकि रिजर्व में से ले सकते हैं, लेकिन कौन से रिजर्व जो क्रिएट हुए हैं, किस में से? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से क्रिएट हुए हैं। तो एनी वर्ड से कुछ प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि हमने क्लियरली कहा कि भाई हमने ये रीवैल्यूएशन ये सब तो कंसिडर नहीं करने हैं। तो दैट मीन्स जो ऑप्शन बी है वो जरूरी नहीं है, सारी ऑप्शंस पढ़ने के बाद अपने को पता चलेगा ठीक है या नहीं है। मतलब एज सच हम कहें कि 100% वो गलत है तो भी नहीं कह पाएंगे, बट ठीक है, एनी वर्ड है। चलिए आगे। Profit of the company of that year arrived at after providing the depreciation or for any previous year after providing for depreciation and remaining. अब देखो, तो बच्चे ने बड़ा ठीक कह दिया, आगे ना फ्री रिजर्व कि अब बी ऑप्शन से बेटर कौन सी हो गई? सी हो गई। तो यहां पे हम इसे काटा मार सकते हैं। डी में आ जाओ भाई। Profit of the company of that year or previous year but not necessary to provide. नेसेसरी है डेप्रिसिएशन माइनस करना, तो बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राइट, आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि वो पढ़िए। With reference to claim made by Ms. Sunita relating to source of payment of dividend, whether you agree with such contention? मेड बाय है, हो सकता है जो ये सुनीता जी हैं, आप भूल गए हो ये क्या कहना चाहती थी। सुनीता जी ये कहना चाहती थी, जो कि एक डायरेक्टर है, कि कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया है तो डिविडेंड मत दीजिए, जबकि बाकी तो चाहते थे दिया जाए। सुनीता जी को अगेन दिक्कत है कि भैया 123 तो साफ कहता है कि डिविडेंड किस में से देना है? प्रॉफिट्स में से ऑफ दैट ईयर। तो सुनीता जी तो यहां टोटली गलत है। क्लियर और नॉट? यहां पे वो सही भी है, जैसे उन्होंने कहा डिविडेंड देना या नहीं देना किसकी चॉइस है? बोर्ड की है। तो आइए हम देखते हैं ये किस हिसाब से इनके बारे में क्वेश्चन कहता है। तो कंप्लीटली तो हो ही नहीं सकते आप उनके साथ, है ना, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि उनका कहना था सिर्फ इस साल के प्रॉफिट में से। चलिए, Partly agree with Ms. Sunita, but apart from profits, a company can pay dividend out of money provided by the. हाँ, देखा जाए तो ये बी ऑप्शन तो कोई क्या गलत है इसमें? तो हमने सोर्स में पढ़ा तो है मनी गारंटेड बाय सरकार। अरे मेरी मासूम बच्ची, अभी दिखाया था, थोड़ा मेरी आंखों से देखे एक बार। दूं चश्मा? 2 बार मैं भूल गया, इतनी मासूम है। देखिए क्या लिखा है। इसलिए तो मैं कहता हूं आप लोग आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आप सीखते क्या है। स्ट्रेट में मत आप कीजिए केस स्टडी, स्ट्रेट में आंसर भी लग रहा, प्लीज रेफर करें अपने क्या सोर्स को, अपने कंटेंट को। वो सीमेंटेड होता है, चीजें भूलेंगी नहीं। ठीक है बेटा? तो अब बताइए फिर कहानी क्या कहते हो बी ऑप्शन वाली? पार्टली एग्री हो सकता है उस चीज से, है ना? तो इतना बुरा नहीं है कि सीधा अपन क्या मारे, काटा मारे। बाकी आगे बढ़ते हैं। Partly agree with Ms. Sunita that apart from profits are the currently of future, even in the event of inadequacy or absence of profit, a company may declare dividend out of. तो डोंट यू थिंक, अब हमें लगा अब सी के आगे बी हल्का पड़ गया, अब बी पे काटा मार सकते हैं। राइट, इसीलिए हम कहते हैं कई बार एमसीक्यू बहुत डायरेक्ट होता है और कई बार एलिमिनेशन बेस्ड होता है, एक एक करके पता चलेगा। जी बेटा। Partly agree with Ms. Sunita that company can pay dividend not only out of profit but also out of money provided by CG or SG in persons of the guarantee given by them or out of money available in free reserves. And in each case,
fulfillment of condition. तो अब मुझे बताओ कौन सा बेटर हो गया? तो अब तो सी हल्का पड़ गया, सारे सोर्सेज आगे डी में। सेटिस्फाइड बेटा? बढ़िया थी केस स्टडी? Yes. हाँ बढ़िया ही है भाई। अगला, क्योंकि हमें अगला पैरा देख लेना चाहिए जी। Another director, Mr. Rubinder, suggested that the company had made a substantial gain or revaluation of assets, and if that would be considered, then there would be sufficient profit of. तो देखिए हमने क्लियरली पढ़ा रिवैल्यूएशन को, तो हमें एक्सक्लूड। तो रुबिंदर जी आप सही नहीं कह पा रहे हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। Which of the option is correct with regard to the proposal made by Mr. Rubinder? Gain made by a company in form of revaluation of assets is definitely valuable for. हम कहेंगे नोट लिख देते तो ठीक कह देते। Gain made by a company in form of revaluation of assets is available only upon satisfaction of terms and conditions. ऐसा भी हमने कुछ नहीं पढ़ा। Gain made by a company in form of revaluation of assets is not available for computing profit for declaration of dividend. ये तो ठीक जा रहा है, लेकिन एक बार डी देखते हैं। Gains made by a company in the form of revaluation of assets which are only. ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हमने पढ़ी नहीं है, तो ऑप्शन सही करेक्ट है। आइए अगला पैरा देखते हैं। Finally, the chairman from managing director, Mr. Ramesh, interfered and suggested that perhaps there is a provision in the company that goes up there relating to payment of dividend in the absence of profit, and that company secretary Ms. Amika should work out of the possibilities and all legal aspects connected therewith. And then call for. तो देखा जाए तो ये एमडी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आउट ऑफ फ्री रिजर्व हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न। Which of the following is correct with respect to the situation as referred Mr. Ramesh, Ms. Amika, assuming other conditions, if any, for the same would be satisfied. The rate of dividend declared shall be exceed the average of. Shall not लिखा है बेटा, Shall not be exceed. अगर आप नोट छोड़ देंगे फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। Shall not exceed the average of the rates at which dividend was declared by it. In the 3 years. तो 3 कंडीशन है, पहली हमें क्या दिख रही है? सही लग रही है, लेकिन हम उससे सीधा नहीं चूज करेंगे क्योंकि हमें और भी देखना होगा। The rate of dividend declared shall not exceed the average. अच्छा यहाँ पता चल गया यार, ये 2 लिखा है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ 5 लिखा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे अब डी पढ़ो। हाँ सही कह रहे हो। यहाँ पे क्या लिखा है? एनी ऑफ द 3, यहाँ गड़बड़ हो गई। तो हमें ये पहले भी ठीक लग रहा था, अब हम कहेंगे 100% यही सही है जी। क्या ये पता ही है? फिर यही बताया मैंने। क्या बेटे सो रहे हो जाग रहे हो? मैं मर गया क्या कहते? ये पहले भी ठीक था, बाकी कांटे लग रहे हैं, तो यही सही है। Which of the following is correct with respect to the situation as referred by Mr. Ramesh and Ms. Amika, assuming other conditions, if any, for the same would be satisfied. The amount that can be drawn from such accumulated profit shall not exceed 1/5. हम तो कितना पढ़े थे? 1/10 पढ़े थे, 10%। तो पता चल गया भाई ये तो गलत है। The amount that can be drawn from such accumulated profit shall not exceed 1/10 ये सही है, लेकिन किसका? of the पीयूसी एंड फ्री रिजर्व, तो बिल्कुल ठीक जा रहा है ये। लेकिन सी में चलते हैं। The amount that can be drawn from such accumulated profit shall not exceed 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल, लेकिन उसने क्या मिसिंग कर दिया? फ्री रिजर्व वर्ड यहाँ नहीं है, तो हमें मालूम है सी ऑप्शन नहीं चलेगी। The amount that can be withdrawn from such accumulated profit shall not exceed 1/10 profits paid up share capital and free reserve as appearing in the लास्ट 3 years, 3 years नहीं है, पिछले साल का हमें देखना होता है, तो इसलिए ये यहाँ तो लेटेस्ट लिखा है, तो स्वाभाविक है ऑप्शन बी 100% सही है। ठीक बेटा। सो केस स्टडी आपकी बार इंटरिम डिविडेंड पे है, सेक्शन 123 पे है जी। The board of directors of Dr. Mahindra Laboratories Limited were having their board meeting on 9 July 2021 despite the COVID-19 pandemic. The company results for the first quarter
showed some great numbers. तो पहले क्वार्टर की बात हो रही है कि अच्छे प्रॉफिट निकल के आ रहे हैं. The maximum turnover was an account of sale of sanitizer, mask and other related products. All the directors felt jubilant about the result, particularly at a time when majority of the companies were struggling to even pay salaries and meet their operating costs. One of the directors, Mr. Sanjay, was looking at the way the share price of the company was trading. It showed an upward trend despite stock prices falling for many reputed companies. The closing share price of the company was 217. चलिए. It was evident that the capital markets were responding well. किसके साथ के रिजल्ट अच्छे आए हैं तो शेयर प्राइस तो क्या करेगा, शूट करेगा. And also ठीक है. the results of तो हमें पहले पैरे से अगेन दिख रहा है कि जस्ट इतना पढ़ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की सेंस नहीं बन रही है, क्योंकि वो नॉर्मल चीजें बता रहा है. बन भी सकता है क्वेश्चन, लेकिन बेटर है कम से कम एक पैरा और पढ़ लिया तो जाए. चलिए. with these favorable and unfavorable aspects सॉरी. in mind, Mr. Sanjay proposed to the board that an interim dividend be declared for the shareholder. He expressed his view that this would not only boost the confidence of the investor in the wake of the pandemic situation, but also strengthen the position of the company among its competitors. Accordingly, he proposed to declare an interim dividend of 10%, and the source of interim डिविडेंड इज एज फॉलोज. तो ध्यान दीजिए, फिलहाल एक आपको चीज पता क्या होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आप फाइनेंशियल ईयर गलत करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा. यहां देख रहे थे 9 जुलाई 21, तो जो क्वार्टर खत्म हुआ वो कौन सा हो गया, पहला क्वार्टर. ठीक है. तो उससे पहले वाला साल सब भावी का फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, 20-21. तो कहता हम इंटरिम डिविडेंड कहां से देने चाहते हैं, पिछले साल में से, है ना, और या फिर कहां से, ये पहले क्वार्टर के प्रॉफिट में से. सोर्स ऑफ इंटरिम की बात करें. आप मुझे फटाफट बताओ इंटरिम का सोर्स क्या था. पहली बात, ये दोनों सोर्स सही हैं या गलत हैं? ये दोनों सही हैं. बच्चे ने बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने तो 3 सोर्स बताए थे. अब बताओ आप तीसरा कौन सा है. हाँ बोलो. देखिए, थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, इसलिए मैं फिर आपको हैंड रिटन में लेके जा रहा हूं, क्योंकि रिलेट करेंगे. मैं ऐसे बोलूंगा बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपने सीखना है हम कैसे करें. तो ये था इंटरिम हम किए थे. और याद कीजिएगा यहां, इसीलिए मैंने सोर्सेस कितने लिख के दिए थे. एक मैंने लिखा था सरप्लस इन P&L अकाउंट, एक वो फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, और एक क्या है, टिल द क्वार्टर. ये सिचुएशन कहां थी, तीसरा सोर्स कहां से आ गया था, क्योंकि मैंने कहा था इस साल का इंटरिम कब डिक्लेयर किया जा सकता है, अगले साल की एजीएम होने से पहले. याद आया या नहीं, अगले साल की एजीएम होने से पहले. इसलिए वो क्या बन गए थे, 3 सोर्सेस. एवरीबॉडी, यू आर एबल टू रिकॉल और नॉट. अब मैं पूरा ही पढ़ाने तो जाऊंगा नहीं, स्टिल ये दिखा रहा हूं ताकि आपको विद एग्जाम्पल मैंने ये सौदा आपको करवाया था. तो इसलिए हमें जो दिख रहा था केस स्टडी, उसमें हमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं नजर आती. परफेक्ट है. आइए प्रश्न देख लेते हैं. यहाँ पक्का 1-2 प्रश्न मिलेंगे इस पे. जी बेटा. Which of the following is correct with regard to the source of out of which the interim dividend may be paid? The interim dividend can be paid out of profits earned by the company in financial year B6 and also out of the profits earned द in the फर्स्ट क्वार्टर. तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस पर. The interim dividend cannot be paid out of profits earned और बीसी तो हमें दिख गया यार, ये चीज तो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी. The interim dividend can be paid out of profits earned by the company in the financial year B6 but not out of the profits of फर्स्ट क्वार्टर. नॉट से यहाँ क्या हो गया, गलत. the interim dividend can be paid out of accumulated profits only. और तो ऐसी कुछ है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है. राइट बेटा. जी. Going by the facts of the case, that if the interim dividend of the company was declared in the meeting held in July, then by what date should be the amount be deposited in a separate? तो याद है कितने दिन में डिपॉजिट करवाना था. ध्यान दीजिए, कोई 7 बोलने लगा हुआ है, लेकिन हमारे निखिल जी क्या बोल रहे हैं, 5 दिन बोल रहे हैं. एनीवन एल्स, कोई और कोई रिसर्च करके बताना चाहे.
तो हमारे, हाँ जी, आप 3 दिन बताना चाहती हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो हमारे निखिल जी का जवाब 100%। मेरे मासूम बच्चों, इतना जल्दी ना भूला करें। क्या था? 5 दिन के भीतर। 127 में था, 30 दिन में क्या करना होता है? पे करना होता है। और जो 7 दिन में आप फंसे हुए थे वो 124 में उड़ा अकाउंट था कि 30 दिन में नहीं पे हुआ तो अगले 7 दिन में जमा करवाओ। इसलिए प्लीज जो चीज सिखा रहा हूं उसको सीखिए। अपनी केस स्टडीज किस तरह से अपने हैंड रिटन नोट्स में आइए, आके देखिए। ये देखिए ना, 124 में वो था, 30 दिन में नहीं दिया तो अगले क्या? 7 दिन में। राइट बेटा? चलिए, तो 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब अगला पैरा पढ़ लेते हैं भाई। चलिए। Miss Jyoti, one of the directors, expressed her concern whether interim dividend could be declared at this point of time or should the company wait for the ensuing annual general meeting. Mr. Sanjay clarified that as per section 123 and 123 का 4 of the Companies Act 2013, interim dividend can be declared during the financial year and at any time during the period or from the closure of the financial year till the holding of the AGM. ठीक है जी, टिल द डेट ऑफ होल्डिंग सही जा रहे हैं यहाँ तक। हाँ। Since the AGM of the company was proposed to be held on 30 September 2021, the company can easily pay dividend to the shareholders. One of the directors, Ms. Shraddha, said that the result of the financial year B60s were already approved by the board of directors in meeting held on 10 May 2021, and the duly authenticated financial statement are presently in the process of audit. ठीक है, नॉर्मल सा है इसमें, तो आगे कोई लाइनों में कुछ बड़ी बात है नहीं कि एफएस अप्रूव हुई है। अगला पैरा भी ले लो। To this, Mr. Sanjay convinced all the AGM is not yet held for financial year B60. It is implied that the annual accounts were not yet being adopted by the वो तो ठीक है, क्योंकि अडॉप्ट कब होते हैं? जब एजीएम में अप्रूव हो जाए, सेक्शन 102 अड्डा। And hence there was scope for paying interim dividend out of profit for financial year B60. तो बिल्कुल ठीक है, आप इंटरिम दे सकते हैं। ठीक, आइए प्रश्न। Which of the option is correct? अच्छा, ये वाला तो आप देख ही गए थे, 5 दिन था वो। ठीक है, हमने ऑप्शंस में नहीं गए। कितने दिन में जमा करवाना था? 5 दिन के भीतर। और वो क्योंकि हमने डेट नहीं देखी, या हमने किस दिन अनाउंस किया था? मैंने अंडरलाइन किया क्या कहीं पे? हाँ, ये देखिए अंडरलाइन किया था। नहीं, 9 तारीख कहाँ? ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर हैविंग देयर बोर्ड मीटिंग ऑन। ये तो बोर्ड मीटिंग हुई है। यहाँ पे अनाउंस कर दिया था हमने। यहाँ कहाँ लिखा डिविडेंड के बारे में कि हमने अनाउंस किया? हाँ हाँ, तो तभी मैं कह रहा हूँ ना, डेटें हमें देखनी भी तो जरूरी है भाई। विद इज फेवरेबल मिस्टर संजय, यहाँ पे वहां था ना प्रपोज कि डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड, राइट? क्या? तो 9 जुलाई थी, कितने दिन ऐड करेंगे आप? 5। क्या आंसर बनेगा? बोलो। 14 बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे मैंने बताया था, रेड विद सेक्शन डैश ऑफ जीसीए। कौन सा? वो तो आप हो, मैंने कब मना किया? ऐसी बातें करोगे तो यही जवाब आएगा। सेक्शन नंबर 9 जीसी का कहता है जब भी वर्ड फ्रॉम आ जाए वो वाला दिन अपने को कंसिडर नहीं करना होता। काउंटिंग कहां से होती है? अगले दिन से। तो 9 को ऐड नहीं करेंगे, काउंटिंग कहां से करेंगे? 10 से। तो 10 पहला हो गया, 11, 12, 13, 14। इसलिए करेक्ट आंसर इज 14। वैसे भी क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन कहां गंदा हो सकता था? अगर वो ऑप्शन में साथ में क्या लिख देता? 13 जुलाई। फिर बच्चा काउंटिंग में क्या कर सकता था? गड़बड़। चल भैया,
अगला Which of the option is correct with regard to ratification of the payment of dividend? Interim dividend is declared by board of director and can be ratified by the MD of the company. तो कोई रेट, हाँ जी, अब ये क्वेश्चन देख रहे हो थोड़ा अजीब सा आ गया। क्या कह रहा है? विच ऑफ द क्वेश्चन, रेटिफिकेशन का मतलब होता है सब्सिक्वेंट अप्रूवल, बाद में अप्रूवल। आइए पढ़ते हैं फिर पता चलेगी कहानी। सेकंड, Interim dividend needs the approval of the auditor with regard to. ऐसा कोई चीज होती ही नहीं है। आगे आ जाओ। Interim dividend is declared by board of director, but the same need to be ratified at the. तो कहता बोर्ड डिक्लेयर करेगा लेकिन बाद में मेंबर्स उसे क्या कर देंगे? रेटिफाई। अगर आप पढ़ाया था मैंने ये आपको। चलिए। Interim dividend can declare and paid need to be ratified. नो रेटिफाई, ये कह रहे जुड़ती नहीं है। और एमडी वाली कोई चीज पढ़ाई नहीं थी यहाँ पे। मैं हैंड, कोई बात नहीं, मैं एक बार आराम से, बेटा वही रिलेट करो, बड़ी अच्छी बात है, आपका आंसर ठीक हो गया जो आपने कहा, बट रिलेट करते जाएंगे, चीजें अच्छी लगती जाएंगी। देखिए ये पढ़ाया था मैंने। ये तो चलो इंटरिम फाइनल आ गया। ये देखो, कोई बात नहीं, हाँ ये रहा, देखिए इंटरिम डिविडेंड, और देखिए प्रॉपर हिंदी में उसका मीनिंग भी लिखे, सब्सिक्वेंट अप्रूवल। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या देखा आपने? 100% हम क्लियर होंगे, पहले अटेम्प्ट में होंगे, वो डिपेंड करता है हमने अपनी पी फॉर प्रेपरेशन कैसे करी है। और केस सिनारियोज में क्या होता है, यही दिक्कत आता है कि भाई हल्का सा दिमाग से आउट है तो पल्ले नहीं कौन सा आंसर होगा। ऐसे करने जरूरी है। जैसे सितंबर 2025 में केस सिनारियो बहुत टफ आए थे, जनवरी 2025 में भी केस सिनारियो क्या आए थे, टफ आए थे। तो कई बार बच्चा गलती कैसे करता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मेरी एक स्टूडेंट, वो क्लियर हुई, उसका पहला पेपर था अकाउंट्स का, अच्छा हुआ, तो तैयारी भी उसने अच्छी की थी कि हाँ मेरा क्लियर, मैंने तैयारी अच्छी करी है। लेकिन कहती लॉ के पेपर में मैं गई, क्योंकि सितंबर 25 में 4 क्वेश्चन थे, 4 नंबर के जो डायरेक्ट थे, मतलब पहले भी आए हुए हैं आपको पता है, सारे क्वेश्चन नहीं थे, बड़े बड़े क्वेश्चन थे, बहुत इंटरप्रिटेशन का इश्यू था, बड़ी प्रिसाइज वे में आपको पता है। तो कहते ऐसा लगा पता नहीं हे ईश्वर ये क्या हो गया। तो समटाइम्स फिर उसने कहा कि मैं रोना चाहती थी, फिर मैंने कहा ऐसे लोग कहेंगे कि ड्रामा क्वीन हूं मैं। तो फिर उसने अपने आप को कंपोज किया, फिर उसने कहा चलो सब्जेक्टिव क्वेश्चन टफ है, पहले मैं क्या कर लेती हूँ एमसीक्यू। कहती एमसीक्यू इतने बड़े बड़े वो थे केस स्टडीज, तो कहती समझ में नहीं आया क्या करूं। फिर कहती मैंने 1 घंटा ऐसे बर्बाद किया, फिर कहा चलो कुछ करते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ये अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करने का भी बहुत ज्यादा क्या होती है जरूरत। तो क्योंकि टफ आ गया अब घबरा रहे हो, ऐसा नहीं किया। मैं बार बार कहता हूं हर चीज आती है, कहां से आती है? लॉ में से आती है। अब देखो हम सारे क्वेश्चन करें, मैं तो आपको यहां दिखा ही रहा हूं ना यार, एक एक चीज मैंने करवाई है, बट ये कि हमने प्रेपरेशन उस तरह से मजबूत करी है या नहीं करी है, दैट इज द ओनली क्वेश्चन। बट मैं ये भी बता रहा हूं, चाहे उसको मैं एक एवरेज स्टूडेंट कह लूं तो स्टिल उसने जैसे तैसे पेपर किया, लेकिन उसको था मेरा पास होगा नहीं। अब उसने मूर्खता क्या करी, घर आके बोला मैंने तीसरा पेपर टैक्स का देना ही नहीं है। तो कहती है उस दिन तो बस मैं यूट्यूब देख रही हूँ, कोई टीचर ये कह रहा है टफ है। अरे क्यों देख रहे हो? मैं तो चाहे उस दिन यूट्यूब पे सॉल्व करके भी डालता हूं। मैं कहता हूं भगवान के लिए कोई ना देखे, पेपर दे दिया उसे क्या करो, भूल जाओ, मूव टू द नेक्स्ट पेपर। कहते उस दिन कुछ नहीं किया, बस मैं रोती रही। वो अगले दिन चलो घर वालों ने कहा नहीं नहीं पेपर तो देना है। तो कहती अगले दिन छुट्टी में मैंने जीएसटी किया और इनकम टैक्स तो कुछ घंटे आखिरी दिन थोड़ा सा। आज वो पास हो गई और आप कक्षा में मिलकेक उसी के नाम का खा रहे हैं। राइट, तो बहुत सारी चीजें होती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं टेस्ट देने, तैयारी इस ढंग से कि आपको फिर ना फेल हो। तो समटाइम्स ये भी होता है टफ आ गया, टफ आया तो किसके लिए आया? पूरे देश के लिए आया। आप कूल एंड काम रहो। मैं तो बार बार कहता हूं टीचर को गाली देना हो बाद में दे देना, मेरे को कुछ कहना हो कह देना, लेकिन उस समय तो अपने आप को सिर्फ क्या करो, अप्लाई करो कि एक एक नंबर पे या तो हम पास होंगे या पास नहीं होंगे।
जैसे मैंने बताया 3 मेरे विद्यार्थी 150 पे पास हुए हैं, पूरे क्या है 150 150 150। आज एक बच्चा आया, वो 2 अटेम्प्ट दिया है, आपकी कक्षा से पहले भी एक आपने देखा होगा, ठीक है, 2 दे दिया वो अटेम्प्ट, उससे पहले भी एक आया था। तो सर पिछली बार तो टोटल 137 था, अब की बार तो 127 ही रह गया, समथिंग लाइक दैट। मतलब ग्रोथ क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो मैंने बोला यार तुम, इसलिए मैं बार बार मैंने आपको तरीका बताया हाउ टू प्रिपेयर। बहुत एक सिंपल तरीका, मैं बार बार ये कहता हूं। पहली बात, अगर मान लीजिए आप सेक्शन 123 करते हैं, पहले उसे अच्छे से कर लो, फिर आपको उसके ऊपर सारे के सारे क्या करने चाहिए क्वेश्चंस। आप देखते हैं मैं पिछले 60 अटेम्प्ट के हर तरह के क्वेश्चन, वो भी सेक्शन वाइज आपको दे रखे हैं, तो उसमें से कोई नया पॉइंट आया वो हैंडल हो जाएगा। और फिर आप उसके ऊपर सारे के सारे क्या कीजिए, केस सिनारियो, क्योंकि केस सिनारियो माइन्यूट माइक्रो लेवल पे आता है, चुन चुन के सर्जिकल स्ट्राइक, राइट। तो कोई चीज हिलेगी ही नहीं। चल बेटा अगले पे आ जा। In case of companies would have incurred loss during the current financial year up to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration of interim dividend। तो बताओ ये पॉइंट किसमें पड़ा था? तब हमने कहा था इंटरिम पे क्या लग जाएगी, रोक लग जाएगी। कितना मिलेगा इंटरिम? अरे यार तुम इतना जल्दी भूल जाओगे, ये ना मैं सोचा था। सर आप भी हमें ये चैप्टर तो पहले करवाए थे, आज ये करवा रहे हो। अरे तब का क्या सही बात बच्ची ने एक ने जवाब दिया, शाबाश बेटा। तो ज्यादा से ज्यादा इंटरिम क्या हो सकता है, पिछले 3 साल की एवरेज से ज्यादा नहीं आप दे सकते। ये देखो सेम लाइन, रिस्ट्रेंट ऑन इंटरिम। अगर आपका लॉस है करंट ईयर अप टू द एंड ऑफ क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग, तो मैक्स इंटरिम का रेट क्या होगा, पिछले 3 साल का एवरेज। ठीक है, पढ़ भाई। The rate of interim dividend declared shall not be at a rate higher than the average dividend declared by the company during the। सही लिख रहा है वैसे तो ये, फिर भी अगली ऑप्शन देखेंगे। The rate of यहाँ लिखा है 5 साल, तो काटा लग गया। यहाँ अब सी में देखो, The rate of interim dividend declared shall be the average of the। यहाँ लिखा एवरेज है तो 3 साल, यहाँ क्या था, shall not be at a rate higher than। तो बताओ ए बेटर या सी बेटर? ऑप्शन नंबर ए इज बेटर। डी में आओ। In case of a loss, then interim dividend cannot। ये तो गलत हो गया, ठीक है, चलिए अगला। By what date should be the interim dividend declared in the meeting held in July month? बी पेड के ऊपर सेक्शन कौन सा लगा, 127। कितने दिन में, 30 दिन के भीतर। कौन सी डेट थी जब डिक्लेयर हुआ था, 9 जुलाई। जुलाई का महीना कितने दिन का होता है, 31 का होता है। ये अकल होनी पक्का चाहिए। तो 9 वाला तो छोड़ देंगे, 31 में से 9 गए, मैथ्स में बचता है 22, और अगले अगस्त के कितने दिन उठा लो, तो आंसर क्या आ गया, ओके और नॉट। तो ये केस स्टडी होती है यहाँ पे स्मार्ट। चलिए बेटा एक और केस स्टडी। Perfect Tires and Rubber Limited is a listed entity engaged in the business of manufacturing of tires and tubes for light and heavy commercial vehicles। During the financial year 19, the company has declared interim dividend of 5% of the equity shares in the board meeting held on 17 October 2019 out of the profits earned during the first quarter of financial year 19। Further, the board BOD of the company, after reviewing the result of the fourth quarter of financial year 19, again recommended for second interim dividend at rate। तो एक और इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। The board of directors of the company approved the financial result for the financial year 19 in its meeting held on 5 August and recommended a final dividend of 15%, including the interim dividend पेड अर्लियर। in this board meeting। The ध्यान दो ना, 5 2 बार दिए थे,
अब फाइनल डिविडेंड हो गया 15 इंक्लूडिंग इंटरिम, तो कितना और हो गया? 5 हो गया। ठीक है। The general meeting of the shareholder was convinced on कन्विंस तो नहीं है बेटे, कन्वीन। convened on 31st August 2020. The shareholders of the company demanded that since interim dividend at 10% was declared by the company, so the final dividend should be not be less than 20%. और शेयर होल्डर कहते हैं कि कम से कम 20% होना चाहिए, मतलब 10% और 5 पहले था। अब याद करो, क्या शेयर होल्डर्स डिविडेंड बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। कौन सा सेक्शन, कौन सा लॉ कहता है नहीं बढ़ा सकते? बच्चे ने सही जवाब दिया सर, आर्टिकल्स की रेगुलेशन नंबर 80 टेबल एफ ये कहती है हम उसे बढ़ा नहीं सकते। देखिए ये आपको पढ़ाया था फाइनल डिविडेंड पे, राइट? चलिए। When the company secretary emphasized that final dividend cannot exceed what the board of have recommended in the board meeting, some of the shareholders boycotted that the meeting and moved out of the meeting hall. ठीक है, कुछ बाहर निकल गए कि अगर इतना नहीं मिले तो However, तो यहां तक हमें पक्का प्रश्न कोई ना कोई मिलेंगे। चलो भाई। when the shareholders demanded for increase in the rate of dividend, but since the shareholder cannot increase the rate of dividend, but the board of directors have recommended, some of them walked out of the meeting hall, but shall be the consequence. हाँ आगे पढ़ो, मेरे को देखने में क्या रखा है, मेरे में कौन सी फीलिंग आ रही है तेरे को? ए पढ़। Even after boycott, हाँ quorum is present all the time during the course of general meeting, and they have approved with majority. The rate recommended by the board shall be treated as approved. ध्यान से देखना, क्वेश्चन बड़ा बढ़िया हो गया, क्योंकि क्वेश्चन किस पे चला गया? 102 अड्डा डे से डिविडेंड, तो जनरल मीटिंग में ही क्या होना उसे, और कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है उसके लिए? और क्वेश्चन में अगर आप मीटिंग को भी देखो, क्योंकि आपको देखना चाहिए एजीएम है या, तो पहली बार क्वेश्चन में आप ध्यान से देख लो क्या लिखा है, जीएम लिखा, तो बाय डिफॉल्ट इसको क्या लेके चलेंगे हम? एजीएम लेके चलो। ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए मैंने बताया था क्या चाहिए होता, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, और 103 का कॉरम तो है ही, है ना, और मेजॉरिटी से क्या हो गया? पास हो गया। तो यहां मेरे को कोई आपत्ति नजर नहीं आ रही, बट आप थोड़ा समझ रहे हो, चाहे चैप्टर 8 की केस स्टडी है, कोई बात नहीं बेटे, पंजाब से हैं ये भी। सो मुझे लगा था चंडीगढ़ से हैं। आइए, सो चाहे चैप्टर 8 पे है केस स्टडी, लेकिन आप देख रहे हो 7 का जिक्र, तो इसलिए ये तो फिर भी आप केस स्टडीज डायरेक्ट देख रहे हो। आजकल पेपर में आई कैसे रही है, कहीं से कोई भी, बल्कि मैं आपको तैयार करना चाहता हूं इस चीज के लिए कि एक्ट, तो एक्ट्स की भी बीच में मिक्स करके, फेमा, कंपनीज एक्ट, एलएलपी, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, और ये आपको दिखेंगी आपके पेपर में। चल भाई। Members present at the beginning of the meeting shall remain present all the time during the general meeting to approve any agenda. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हम कहते हैं कॉरम होना चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, ऑल मेंबर्स प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं, तो ये गलत हो गया। Approval of the dividend is an ordinary business resolution of the company. So if some of the members have boycotted the meeting, it will have no effect, even if the quorum is not present. नहीं, quorum तो हमें चाहिए ही चाहिए, इसलिए गलत हो गया। स्टिल ऑप्शन ए क्या जा रही है? परफेक्ट जा रही है। The recommendation of the board of directors of the company relating to the rate of dividend shall stand विड्रॉन। ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ मेंबर ने कह दिया क्या करो बढ़ा दो कि वो विड्रॉ हो जाएगा, तो परफेक्ट है ऑप्शन नंबर पहले ही। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले हमें यहां पे डेट्स देखनी होंगी, ऑलराइट।
तो ध्यान दीजिएगा, जनरल मीटिंग कौन सी तारीख को हुई है? 31 अगस्त को। क्लियर? ये डेट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप अगला क्वेश्चन इसी डेट से कर पाएंगे। कैसे? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। At which date the unpaid dividend not claimed by the नहीं, shareholders shall be अनपेड डिविडेंड जो क्लेम नहीं किया ट्रांसफर कहाँ किया जाता है? सेपरेट अकाउंट। कौन सा सेक्शन लगा? 124 उड़ा। 30 दिन खत्म होने के अगले 7 दिन में। तो भैया शेयर होल्डर की मीटिंग कब हुई थी? 31 अगस्त को। अरे हाँ या ना? तो 31 अगस्त को हुई थी। 127 में डिविडेंड कितने दिन में देना है? 30 दिन में। सितंबर का महीना आजकल 30 का ही होता है, 30 सितंबर हो गया। उसके आगे कितने दिन डालो? 7। तो आंसर क्या आ गया? 7 अक्टूबर। तो भाई ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन होता है अगर आपको लॉ आता हो तो। सेक्शन 124। तो ऑप्शन कौन सी बेटर आ गई? डी। ठीक है, यहाँ बाकी में तो टाइम खराब करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन इसी 124 पे एक क्वेश्चन और पूछ लिया, पढ़ो अगला। The company transferred the amount of unpaid dividend to a separate bank account on 15th 15 अक्टूबर। करना कब था? 7 को। तो आपने तो कितने दिन एक्स्ट्रा ले लिए? 8। तो बताइए कहता क्या इंटरेस्ट लायबिलिटी होगी ऑन द कंपनी? कितना परसेंट? 12%। पक्का? कोई शंका तो नहीं किसी को? 127 में कितना इंटरेस्ट था? 18%। वो भी याद रखो। इसलिए देखिए, अगर आप मेहनत को देखोगे, मैं इससे ज्यादा तो मेहनत क्या करूंगा अगर मैं 124 भी ना आपको दिखाऊं। चलो हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब कि 124 भी चलो चाहे साथ में दिखा देता हूँ। 124 में तो 12%, देखो ये डब्बे बना के दिए थे 12%। लेकिन इंटरेस्टिंग की चीज क्या थी? पहले ही पेज पे मैंने सारे के सारे सेक्शनों के इंटरेस्ट रेट भी लगा। अब ये देखिए, ये हैंडिटन की क्या है? ब्यूटी है। और जबकि आपको हर चैप्टर के क्या दिए गए हैं? टाइम पीरियड चार्ट्स भी अलग अलग। लेकिन कोई विद्यार्थी फिर भी कोई, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको समझना चाहिए। इस क्लास से पहले एक विद्यार्थी मेरे पास आके बैठा था, मेरा स्टूडेंट था। 2 अटेम्प्ट उसने दे दिए, उसका क्लियर नहीं हुआ। तो जब उसने मुझे फोन किया, मैं कहा बेटा आन में लो। चलिए बच्चा है। तो मैंने कहा अगर तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ तो कोई रीजन तो है कि डॉक्टर ने तो दवाई दी थी, फिर तो ठीक होना चाहिए था, तुम पास क्यों नहीं हुए? तो मेरा पहला प्रश्न था, आप कहां से प्रिपेयर कर रहे हो? ध्यान से सुनना, और मैं फैक्ट बता रहा हूं। कहता जी मैं स्टडी मैट से पढ़ रहा हूं, ICI के लॉ। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है ये तो मैं क्या 2 बार तो तुम्हारे हो गए, 4-5 अटेम्प्ट और लगने चाहिए। क्यों लगने चाहिए? मैंने कहा जब मैंने हैंड रिटन कराया तो वहां से क्यों नहीं कर? मैं कोई स्टडी मैट के अगेंस्ट नहीं हूं, बड़ी अच्छी बात है, बट मैं अगेंस्ट क्यों हूं? कहां आके दिक्कत आती है? हैंड रिटन नोट्स मेरे टोटल कितने हैं? 120 पेज ऑफ एक्टिव पेजेस हैं। और आपको उसके साथ ब्यूटी क्या मिलती है? एक पेज के अंदर ही कितना एक्स्ट्रा मैं लिख के देता हूं। सेक्शन 8 कंपनी कितना हार्मोनियस, इजंट इट? 102 ये वो सबका हार्मोनियस मैं हर सेक्शन के साथ आपको लिख के बार बार देता हूं। इजी होता है या नहीं होता इसी से? अब वो मान लो 123 पढ़ रहा है, ये देखो मेरे हैंड रिटन में 123, यहां पे अगर हम देखते हैं पूरा का पूरा एक पेज में है, राइट? पूरा का पूरा विद एग्जाम्पल हर चीज एक पेज में है। अब वो स्टडी मैट में जाएगा, कितने पेज में देख लेगा? 5-6 तो लगेंगे, फिर वो तरीके से भी नहीं निकल के आएंगे। मैंने तो कितना आसान बता दिया, 123 में ये लिखा था ना क्या करना है क्या करना नहीं है। 2 डूज थे, 2 क्या थे? डोंट्स थे। यहां पे वो कंडीशंस थी, तो कंडीशन क्या बना दी चार्ट में, इजी निकल के आ रही है। तो अगर उसे ये करना होगा 5 पेज में, तो बंदे का वैसे दिमाग खराब होना स्टार्ट हो जाता है। फिर मैंने कहा मैंने तो प्रिंटेड बुक्स भी दी है। कहता जी ऐसा है, मैंने सारा स्टडी मैट से नहीं किया। तो मैंने कहा कैसे किया? कहता मेरे पास एक ही कंपनीज एक्ट से रिलेटेड मेरी 2 बुक्स हैं प्रिंटेड जो आपको मिली है। कहता मेरे पास एक ही बुक है। मैं क्या दूसरी क्यों नहीं है? वो कहता जी मैं कुछ आया नहीं था तो मैंने ली नहीं। तो मैं क्या ऊपर से कोई तेरे को रजिस्टर्ड पोस्ट पे देने आएगा? तूने ज्वाइन किया, किताब लेना नहीं लेना किसकी जिम्मेवारी है? आपकी है। अगर आपको कोई चीज नहीं मिली आप बताओ। मैं क्या तू फीस दिया था? कहता हाँ दिया था। फिर मैं क्या हम क्यों नहीं देंगे? वी आर अंडर ऑब्लिगेशन, दिस इज आवर ऑब्लिगेशन, दिस इज मेरी ड्यूटी। आपका क्या है? राइट है, एक्सरसाइज योर राइट्स। ऐसे भी महारथी होते हैं। फिर उसने क्या बोला
कि मैं अटेम्प्ट अब दूंगा नेक्स्ट मई में। कब दूंगा? मैं क्या ईयर मत डिसाइड करना, क्योंकि मई तो हर साल आते रहेंगे। बात समझ रहे हो? मतलब बच्चा पढ़ने के बाद रेगुलर क्लास नहीं लगाता, फिर क्या क्या कर रहा है, और फिर कहता है मैं क्या नहीं हो रहा, पास नहीं हो रहा। और फिर कहता है जैसे ही रिजल्ट आना था उससे पहले मैं तो ऑडिट वगैरह भी तैयार कर रहा था। मैं कहता तेरे नंबर नहीं बने 125, और तू सेकंड ग्रुप की क्या कर रहा है? कहता मैंने उसकी टेस्ट सीरीज भी ले ली ऑनलाइन। तो मैं क्या फिर क्या करता है? ऑनलाइन ही करता होगा जो भी करता होगा। समझ गए आपने? घर में पड़े पड़े आप डब्बे में पड़े हुए हो, आप नेटफ्लिक्स देखते हो उस ऑनलाइन पे, पढ़ कहां रहे हो? और फिर कोई आंसर, चलो ऑनलाइन है क्या फर्क पड़ता है, वो भी ऑनलाइन में आंसर शीट भेज देते हैं, ओके मुबारक हो आपके इतने नंबर हैं। आधे आंसर हमने देखे होते हैं, फिर ना हमें डाउट पता ना हमें ये मालूम क्या हो रहा है हमारा। प्लीज ऐसी कोई गलत हरकतें हमने, मतलब मैं ऑनेस्ट जो आपके ही इंटरेस्ट में है, प्लीज मैं बार बार कहता हूँ हैंड रिटन नोट्स पहली बात बनाओ अपनी राइटिंग में, नहीं बनते कम से कम लिख रखो आपके पास क्या बनता है। ऐसे अब मैंने उसको कंपेल किया कि जनवरी में दे, ठीक किया मैंने उसके साथ, क्योंकि मैं क्या बेटा एक चीज लेके चल, अगर सीए बनना है तो ये जनवरी तय करेगी, वरना तो जिंदगी में बनेगा ही नहीं। ठीक कहा या गलत कहा मैंने उसको? तीसरा अटेम्प्ट है वो भी छोड़ के चौथे पे जा रहा है, कुछ नहीं बनना। लेकिन अब मुझे बताओ क्या मैं उसका अब कंटेंट तो नहीं चेंज करवा सकता, उसका सोर्स जो भी पढ़ा है, क्योंकि 2 बार पढ़ लिया मैं उसको कहूं नहीं अब तू फिर हैंड रिटन कर। मैं क्या ये तो अब जो कुछ खाने तूने कर रखे हैं भुगत उनको। अब यहां देखो इंटरेस्ट की बात आई थी, आपके लिए कितना बड़ा एडवांटेज हो गया। लो जी मेरे पास सारा चार्ट बना हुआ है। तो भाई स्टूडेंट जो आइसोलेशन में करते हैं क्या क्या करते हैं, चमत्कारी है भाई। तो सही जवाब आपने दे दिया था, बड़ी अच्छी बात है। चल बेटा। अच्छा कोई पैरा रह गया होगा अपना मेरे ख्याल में पढ़ने वाला। हाँ भाई वही तो असली है मेरे ख्याल में, इतनी बड़ी महाभारत पढ़ी है। हाँ यूनानिमसली कहते हैं इसे, वैसे तरीका सही है। बोलो क्या लिखा है? हाँ दोबारा बोलो। हाँ बोलो। यूनानिमसली। देखो यूना नी अलग कर, यूनानी नी तो दरा ही नहीं रहा था, आगे मूसली, यूनानिमसली बोलो। हाँ इसलिए देखिए आप क्लास में पढ़ते हैं, ग्रोथ हो रही है ना आपकी, आपको पता चल रहा है कि हाँ कि मैं अटकता हूं शब्द में, तो अपॉर्चुनिटी यूज करो। Fulfilling the criteria of requirement of quorum as per provision of the Companies Act 2013. After approval of the shareholders, the dividend amount was paid to the shareholders. However, dividend to the some of the shareholders could not be paid within the prescribed period for variety of 30 दिन में नहीं दे पाए हम। The company transferred the unpaid dividend. तो आपने उड़ा में डाल दिया, वही हमने देख लिया 15 अक्टूबर वाला तो पढ़ ही लिया था भाई, इसलिए ब्याज देना पड़ेगा, डिले किया। आगे आओ। The details of the unpaid dividend amount for the previous year lying in the unpaid dividend account is as under. अब ब्रेक के मारना, ध्यान से देखो। आप सारे जानते हो उड़े में कितने दिन पैसे पड़े रहेंगे? 7 साल। और 7 साल कंप्लीट होने के अगले 30 दिन में कहां डालना है? IEPF में डालना। दिखाऊंगी सही? ओके ओके। तो हम यहाँ पे कौन से फाइनेंशियल ईयर चल रहा था? पहले क्वेश्चन में देख लो ना कौन सा फाइनेंशियल है। 19-20, क्योंकि 19-20 की यहां बात हो रही थी ना, कहां जाके 20-21 में। अरे ओके और नॉट, सो भाई ध्यान से देखो कौन सा साल है। 12-13 में इस दिन डिविडेंड क्या किया? डिक्लेयर किया 6-6 को। और उड़े में कब डाला?
8-7 को, ठीक है, क्योंकि वो 30 के नेक्स्ट 7 डेज होता है ना। और ठीक, और अमाउंट दे रखा है यहाँ पे, ठीक। अब कितने साल बीत गए 12-13 के बाद? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 साल हो गए। कहाँ जाएंगे? IEPF में जाएंगे। आराम से सोचो और आप मेरे को बताओ कौन कौन कितने साल के IEPF में जाएंगे। आराम से इसको देखो, देखो पेपर में ये चीजें बहुत तंग करेंगी आपको, तो बहुत आराम से। तो आपसे बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। 7 साल कोई हमने फाइनेंशियल ईयर से देखने नहीं होते हैं। 7 साल कहां से होते हैं? जिस दिन आपने उड़े में पैसा डाला। तो बहुत सिंपल भाषा में बंदा यहां से देखे और 7 साल यूं लिख के देख ले, तो डेट क्या निकल के आई? 8 7 20 तक कितने साल होते हैं? 7। इज दैट ओके? और उसके भी एक कितने दिन में? 30 दिन में आपको डालने होते हैं। बाकी वाले तो आएंगे नहीं इसके अंदर। 7 साल मतलब टाइम पीरियड ही नहीं हुआ। आगे बढ़िए। अरे तेरे बारे में लिख दिया यहाँ पे। One of the investor who is holding 1000 share in a physical form by visiting website of the company. और उड़े में डालने का मतलब ही क्या था? वेबसाइट पे वो डिटेल डालनी होती है। कितने दिन में? 90 डेज। वो 90 डेज भी कहां से स्टार्ट होते हैं? हाँ, कितने दिन बोलो बस? 30 दिन के बाद। 124 में था ये, ठीक है। Came to know that company had declared the dividends in some previous years, but have not been paid to him. This happened due to the fact of the company was not having his current address and bank account details. So Scrum froze the company along with all the supporting evidence to his claim and demanded the dividend amount. हाँ, देखता रहे मेरे को, आगे बढ़ मत जाने। The company, after being satisfied, paid all dividend amount within financial year. क्या बोला ये? क्या बोला ये? हाँ, तो ऐसा बोलना pertaining फाइनेंशियल ईयर 13-14 टू फाइनेंशियल 19-20। However, financial year 12-13, the company informed that since the amount of dividend has 12-13 ही वाला ही, क्योंकि उसके क्या कंप्लीट होते हैं? 7 साल कि भाई वो तो वहां डाल दिया, अब तेरे को मिलेंगे नहीं। जबकि हम जानते हैं 125 में आप ले सकते हो। अब देखते हैं प्रश्न। चलो भाई। कंपनी ट्रांसफर हाँ the amount of unpaid dividend to separate bank account. ओ घोड़ू, कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा है? वही सोच रहा था मैं। मर जाने, ये तो पढ़ लिया, उसको दोबारा पढ़ने बैठ गया। In the given case, when and how much amount the company कब एंड कितना ट्रांसफर करेंगे IEPF में? देखो आगे ना, 7 साल बाद आफ्टर, ये डेट बताई थी मैंने, 8 7 13, और उस क्वेश्चन में अमाउंट कितना दे रखा था? मतलब डेटे में 7.25 लाख। ओके और नॉट? सुस्तराम जागते रहो। यस, अ न्यू के स्टडी या? अरे ये फिर से तेरी बात होगी। हाँ, कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग वेस्ट पेपर। तेरे को भी कलेक्ट करते हैं? ओल्ड न्यूज़पेपर्स manufactured from these waste. हाँ 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 हाँ, फंस गया फंस गया फंस गया। हाँ बोल। हाँ, कोरुगेटेड, ये क्या होते हैं एनीवन? जो वो होते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो होते हैं। इसको वही दो 4 और दो शिवम। यस, व्हाट आर कोरुगेटेड बॉक्सेस? अरे हाँ, सही जवाब बच्चे ने। आपके घर में देखो ना, आजकल अमेजोन से कितना सामान आता है, वो गत्ते वाली में पैकिंग, उसको कहते हैं, गत्ते वाले को कोरुगेटेड बॉक्सेस। Which are used in packing of products by various suppliers. हाँ। The company is earning good profit margin and paying dividend consistently, which can be seen by the following information. अंदर डब्बा पढ़ना है। डब्बे में एक खूबसूरत चीज थी, ये कुछ साल का डेटा है, वो इतना था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलो डब्बे से बाहर। तो हमें पता चल गया यहाँ फाइनेंशियल ईयर 22-23 के ऊपर है। The company's business was severely affected due to low demand of
corrugated boxes on account of recession situation prevailing all over the country. The company showed a loss of 20 lakh. तो भैया हमारे इस बरस में 20 लाख का क्या चल रहा, नुकसान चल रहा। However, the company wants to maintain the image of consistently dividend paying company. And for this year also, it also wants to declare dividend. The company have accumulated reserves. तो वो रूल 3 लग गया, वो 3 कंडीशन वाला बेटा। Its hands and want to declare आप 26% देना चाहते हो क्योंकि 2% का इंक्रीजिंग ट्रेंड से, जैसे ट्रेंड देख रहे हो ना, इस ढंग से आप देना चाहते हो। लेकिन हम तो जानते हैं फ्री रिजर्व में से दोगे तो क्या होगा। कंडीशन पहली क्या है, पिछले 3 साल के एवरेज से ज्यादा नहीं। तो 22-23 है तो पिछले 3 साल क्या हो गए, यही हो गए, है ना। तो डैट मीन्स ये तो हमारे भाई लोग आ गए। तो डैट मीन्स एवरेज क्या निकला, 22% निकला। तो भैया तुम 26 तो ना दे पाओगे, तुम दे सकते हो 22। यहाँ पे इतना पढ़ने पे स्वाभाविक है हमें 1% तो पक्का मिलेगा जी बेटा। वेस्ट मत, हाँ who suffered losses in the year by they can make payment of dividend to the shareholders in cases of losses. The company can't pay, ये तो हो गया गलत। Company may pay dividend out of profits of previous years subject to the fulfillment of condition prescribed for declaration of dividend. ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो कंडीशंस हैं। तीसरा, कंपनी में रिवैल्यूएशन में से तो दे नहीं सकते। कंपनी में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ये भी गलत है, वो 3 कंडीशन है। तो सही जवाब हो गया बी। रोमेश के बारे में हमने ऊपर पैरा नहीं पढ़ा था बेटा। हाँ आजा। शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी डाइड ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। क्या होता कार्डियक? ये जो तू गंदे गंदे इशारे करता रहता है लड़कियों को, ठीक है, फूल और कांटे, ठीक है, हार्ट को कार्डियक अरेस्ट करता है। चलिए, He was having 10,000 shares in his Demat account, in which he had made nomination in favor of his son Romesh. When Romesh applied for transmission of the shares, पहली बात बताओ, नॉमिनेशन पे कौन सा सेक्शन आता है? 72 इज द करेक्ट आंसर बेटा। और ट्रांसमिशन पे कौन सा आता है? 56 सही जवाब। वेरी गुड बेटा। इस तरह से देखिए एक स्पिरिट अपने अंदर आए, हम क्या नहीं कर सकते। और थोड़ा सा फिर ये देखो, हर चीज मैं बार बार कहता हूं, जो पढ़ो लॉजिक के साथ, लॉजिक आपके साथ हमेशा रहेंगे। रट्टे की उम्र बहुत छोटी होती है। चल फिर। लेकिन संजना कहती नहीं, बाप तो हमारा सेम था, तो उसके शेयर तो मुझे भी मिलने चाहिए। तो मुझे बताओ नॉमिनेशन किसके फेवर में था, किसको मिलेंगे शेयर? तो हमने ये कहा था नॉमिनेशन का ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, चलिए। In the court that she also has right to in the property of his father to making of कोई बात नहीं, इसके केस में लाउड है ना। नहीं, तेरे केस में हर और हिज का तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, तेरे तो दोनों एप्लीकेबल होते हैं। Do not dilute the right of the of the legal heirs to claim share in the property. The matter of sub in the court of law. तो उसका ये कहना है कि इससे कोई राइट पे फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा भाई, नॉमिनेशन का ओवरराइडिंग इफेक्ट है। दिस मैटर इज सब जुडिस। क्या मतलब है इसका? जब कोर्ट में कोई केस चला जाता है, उसका जब तक निर्णय ना आए तब तक उसे कहते हैं सब जुडिस, कि भाई केस इस पॉइंट पे चला। लेकिन हम तो जानते हैं किसके फेवर में आएगा, रोमेश के। रुक जा यंग लेडी, अगला क्वेश्चन पढ़ ले एक बार। Romesh, son of the deceased, made a complaint that even after declaration of dividend, the company has not posted the dividend warrant at the address which given in the transmission form. तो कंपनी ने तो क्या नहीं किया, वारंट उसको दिया नहीं। अपन पढ़े थे ना 127 में, आपको डिविडेंड देना है या वारंट क्या करना है, पोस्ट करना है। लेकिन उसमें कुछ क्या थी, एक्सेप्शंस थी, कोड की याद है? डोडा पोस्ट। डी से क्या था? नालायक
डायरेक्शन थी जो शेयर होल्डर की कुड नॉट बी कंप्लाइड। ओ से ऑपरेशन ऑफ लॉ। डी से तो यहाँ पे भी तो डिस्प्यूट है। अरे हाँ है ना, ओनरशिप को लेगा वो हमें मालूम है रमेश की फेवर में जाएगा। ए से लॉफुली और फिर एनी अदर रीजन था। ठीक है, तो आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछिए, बता भाई। The company is not liable to pay dividend to deceased person. ये तो वैसे गलत है, वो तो मर गया भाई। चलो, The company is not liable to pay to the legal hire property discussed. नॉट लायबल टू पे, क्योंकि वो ट्रांसमिशन वाली है, ये बेटर ऑप्शन नहीं है। चलो, The company should deposit the dividend in court rather the matter is in under control. ऐसा हमने इस ढंग से सच पढ़ा नहीं है। डी में The company is not liable where there is आ गया डोडा पोस्ट में डी डिस्प्यूट, तो बेटर ऑप्शन डी फॉर डॉगी। चल भाई अगला पैरा पढ़। The company has business dealing with Mahesh Kumar, who is also shareholder of the company. The company has supplied some goods to Mahesh Kumar worth 10,000, but he was not making payment to the company. The company, while making payment to डिडक्ट कर लिया, ये वही बन गया लॉफुली एडजस्टेड, तो आपको डिविडेंड देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 127 पे आ गया। चल अगला क्वेश्चन पढ़। in the given case, the amount due to recover from Mahesh Kumar was deducted by the company and nothing was now payable to him. And क्या एक्शन कंपनी का राइट है? बिल्कुल राइट है, पढ़ लो ऑप्शंस। no payment of dividend is तो नो तो मतलब ही नहीं होता। अगला चल। yes, Mahesh Kumar can take action against नहीं, वो एक्शन ले ही नहीं पाएगा। अगला चल। the company can adjust that the हाँ, कैन एडजस्ट। डी the company should take into टू कॉन्फिडेंस, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर, धन्यवाद।